नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। पिछले कई दिनों से देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की खूब चर्चा रही। दरअसल पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्ट पर हमला किया और उसके बाद भारत ने आतंक को पनाह देने वाले देश को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी खूब चर्चा हुई। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, रिज्यूम हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर में आगे क्या हो सकता है? भारतीय सेना किस तरह की तैयारी कर रही होगी और भारत को किस तरह से दुश्मन देशों से या फिर आतंक से सावधान रहना चाहिए, ये सारी बातें हम सबके जहन में उठ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इन सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लिए जाएं कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर आगे कैसे बढ़ेगा, अगर बढ़ता है तो। अगर नहीं भी बढ़ता है तो अब स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि अलग अलग देशों के बीच युद्ध चल ही रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी देश के साथ तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे में भारत को किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? भारतीय सेना वैसे हमेशा ही एक्शन में रहती है, लेकिन ये जो पिछला एपिसोड हुआ है उसके बाद भारतीय सेना किस तरह से तैयारियां कर रही होगी, ये सारी बातों को जानना और समझना जरूरी है। और उसी लिए एक खास विशेष मेहमान को हमने हमारे साथ जोड़ा है ताकि इन सवालों के जवाब उनसे लिए जा सके। हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर आशीष माथुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ऑपरेशन सिंदूर, ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, रिज्यूम पे रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर को। आप 20 सालों तक एयरफोर्स से जुड़े रहे और एयरफोर्स और सेना की गतिविधियों को आपने बहुत नजदीक से देखा और समझा है। आप जरूर इस पर ज्यादा स्टडी कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, आपके उसी क्षेत्र के मित्र भी होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में अब आगे क्या क्या कहेंगे इस पर? सभी को मेरी ओर से जय हिंद। जिस हिसाब से हम जान रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ है और जिस हिसाब से जब ये पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और हमारे देश के लोगों ने बहुत बड़ी घटना का सामना कर दिया, उसके बाद में एक जोश सा बना हुआ था कि भाई अब क्या। हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो काफी सालों से, कई सालों से आतंकवाद से परेशान है। जब से हम आजाद हुए हैं तब से लेके अब तक हम हमेशा ही आतंकवाद या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट तरीके से हमें और हमारे देश की जनता को, हमारे देश की सेना को परेशान करता जा रहा है। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जब हर कोई ये कह रहा है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हो, कि इसका अब हम बहुत हो गया, नाउ दिस इज टू मच, अब हमें इसके अगेंस्ट में जाना ही पड़ेगा। हम एक पल भी आगे इस तरह की चीजों को अब सहन नहीं करेंगे। और उसी का काउंटर करने के लिए लोगों ने सिंधु स्टार्ट की है। हम सब जान रहे हैं कि जब से ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान के कई जो ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने उसके बाद हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की और उनकी सेना के भी बहुत सारे ठिकाने थे जिनको हमने तबाह कर दिया। तो ऑपरेशन सिंधु ये एक होने वाली चीज, जब तक हम, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की गवर्नमेंट, सब लोग ये नहीं बोल देते कि हाँ अब हमें आतंकवाद से छुट्टी मिला है, तब तक हम इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर अब एक न्यू नॉर्मल की ओर जा रहा है। मतलब ये एक ऐसा लेवल, एक ऐसा स्टैंडर्ड अब हमारे देश ने, हमारे देश की सेना ने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने, हमारे देश की जनता ने किया है। इसके नीचे में कुछ एक्सेप्टेड नहीं है। अगेंस्ट द टेररिज्म अगर हम कुछ करेंगे तो हम इससे ऊपर ही करेंगे। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंधु जो है वो अब चलता रहेगा जब तक कि हम एक ऐसे डिसीजन पे पहुंच जाए या एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाए जब हमें, हमारे देश को इन आतंक से जो खतरा है वो खत्म नहीं हो जाता। जी बिल्कुल। आतंक को पनाह देने वाले देशों को जो संदेश ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देना था वो हमने दिया है। और आगे भी ये कहा गया है कि अगर आप हमारी ओर आंख उठाकर देखेंगे तो हम आपको बख्शने नहीं वाले। सर, इस बार का ये जो तनाव था, युद्ध तो नहीं कह सकते लेकिन अनडिक्लेयर्ड वॉर तो था ही, जिसमें ड्रोन और मिसाइल सिस्टम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। हमने बड़े बड़े राफेल या हवाई जहाज के बजाय हमने ये वाले सिस्टम को ज्यादा यूज किया, चाहे रिसर्च के लिए हो। तो ये जो सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम या मिसाइल के सिस्टम, इसे हमें कितना एडवांस बनाना पड़ेगा आने वाले सालों में? जो हमारा ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स है ना, हम काफी टाइम से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आज की बात नहीं है। देखिए, हम कई सालों से भारत ने अपना जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब डीआरडीओ को हेड कर रहे थे, तब उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे पास हर तरह की मिसाइल होनी चाहिए, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज एंड आईसीबीएम। तो जो आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, वो जो है
वो भी हमारे पास होनी चाहिए और उसी के तहत ये एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया था, क्योंकि जो फ्यूचर है वो फ्यूचर अब जो है वो हैंड टू हैंड या आमने सामने की लड़ाई में नहीं है। जो फ्यूचर है वो अब बना हुआ है एक कमरे के अंदर बैठ के एक हाई लेवल सोफिस्टिकेटेड वॉर लड़ने का। आप उसको स्पेस वॉर बोल सकते हैं, साइबर वॉर बोल सकते हैं, न्यू जनरेशन वॉर बोल सकते हैं। तो अगर हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं, तो कोई कहीं भी किसी एक कोने में बैठ के एक बटन दबाएगा और हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए पिछले कई सालों से एक नया जो वॉर सिनारियो हमारे सामने आया है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे पास हर तरह की मिसाइल्स है, छोटी रेंज से लेकर नाग, आकाश, अग्नि, ब्रह्मोस और ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स है जो आप जान सकते हैं कि जो उनका वेरियस रेंज है, वेरियस कैपेबिलिटीज है और वेरियस पर्पसेस है, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियर वॉरफेयर कैरिंग मिसाइल्स व्हिच आर देयर विद अस एज एन इंडिया एज अ न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। हमने वो भी डिजाइन कर रखी है जी। तो अगला वॉर वही है कि अब आमने सामने लड़ने का जो युद्ध का समय था वो खत्म हो चुका है। सब लोग जानते हैं कि जान की बहुत कीमत होती है, तो हम बिना जान गंवाए किस तरह से दुश्मन को खत्म करें, इसी के ऊपर ही पूरा प्लानिंग चल रहा है। और भगवान की दया से हमारे देश के इंजीनियर्स और जो रिसर्चर्स है उनकी वजह से हम लोगों ने इस फील्ड में काफी हासिल कर रखी है। हम लोग तो से आगे है अभी आपने देखा होगा। और जहां तक ड्रोन्स की बात है, ड्रोन एक छोटा सा वेपन है, मतलब ड्रोन कई तरीके के होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रोन विच इज ऑफ 2.5 किलो का होता है तब के बहुत बड़े ड्रोन, और उनमें अलग अलग तरीके की उनकी वेराइटीज होती है। फिक्स विंग ड्रोन होते हैं, मल्टीपर्पज ड्रोन होते हैं, रोटेटिंग विंग ड्रोन होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर स्मॉल रेंज, लॉन्ग रेंज ड्रोन होते हैं जो कोई 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। तो यही अभी फ्यूचर है और इसी के थ्रू रादर आई विल ऐड कि अभी एक सैटेलाइट पूरा नेटवर्क हम सेटअप कर रहे हैं, जिससे कि हम हमारे देश की सरहदों को ऊपर से ही मैनेज कर सके, मॉनिटर कर सके, और साथ साथ हमारे ना ही हमारे देश की सरहद, दुश्मन के देश अपनी सरहद पे क्या कर रहे हैं वो भी देख सके और रियल टाइम एक्शन हम इनिशिएट कर सके। सपोज अगर रात में भी एक्टिविटी दुश्मन देश कर रहा है तो सैटेलाइट हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं और विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स हम उसका एक काउंटर एक्शन तैयार कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो भारत ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जवाब दिया है, उसके बाद ज़रूर दुश्मन देश जो है वो घात लगाकर बैठे ही होंगे। सर, पाकिस्तान और आतंक दो एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों ही लगातार नियमित अंतराल पर भारत पर हमला करते ही रहे हैं। फिलहाल वो लोग चुप लग रहे हैं, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, जो आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में हमारे सामने आ सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हलचल तो वहां भी चल ही रही होगी? देखो, एक कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती जी। और पाकिस्तान कभी सीधा नहीं रह सकता। तो हमने पहले 2-3 छोटे-मोटे, जब आपने देखा अटैक हुआ या ये हुआ, तब भारत ने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि भाई अभी आप सुधर जाओ, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, स्पेसिफिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज रन इन अदर कंट्रीज एंड डिस्टर्बिंग आवर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन वो नहीं सुधर रहा था, तो इस बार इसके ऊपर बहुत अच्छा एक्शन लिया गया, बट अभी उसको इतनी सारी क्षति पहुंची है। पहले हमने एक बहुत लिमिटेड वॉर किया था, अभी उसका थोड़ा सा स्केल हमने बड़ा कर दिया है। और हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर उसके छोटे छोटे ड्रोन से अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश की, तो हमने उन सभी को काउंटर किया। ना ओनली काउंटर किया, उसकी बहुत सारी जो एयरफील्ड्स थी उसको डैमेज किया, इंक्लूडिंग एयरफील्ड्स व्हिच आर नियर टू द न्यूक्लियर लोकेशंस। तो अभी एकदम पाकिस्तान जगेगा ऐसा तो नहीं लग रहा है, या इसमें कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन हाँ, वो आराम से नहीं बैठेगा। आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बता दें कि पाकिस्तान के अंदर में करीब 8 या 9 सेक्टर्स में ये एक तरीके से बटा हुआ है। मिलिट्री की साइड से मैं बात कर रहा हूँ, नॉट लाइक पॉलिटिकली। जी जी। ठीक है, तो उन्हें हर एक का एक कमांडर है उनका कि भाई ये नॉर्थन का जनरल कमांडर है, ये मिडल का, ये साउथ का, इस हिसाब से। तो ये लोग ना एक तरीके से पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं। तो हो सकता है कि 10 जनरल है तो 10 में से 8 या 7 समझ चुके, लेकिन 3 ऐसे हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे। उन्हें लगता है कि वो हिंदुस्तान के साथ लड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे 1 या 2 या 3 लोग ऐसे जो पागल टाइप वो कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। तो वी शुड ऑलवेज बी ऑन अलर्ट मोड। हमारी फोर्सेस हमेशा से रही ही है, अभी की बात नहीं है, सालों से। परंतु
अभी क्या है ना, जिस तरह से हमने बोला कि भाई हमारे पास ड्रोन से हमें एक रूम में बैठ के हम कोई भी एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, तो वो भी उसी का सहारा ले रहे हैं। हो सकता है वो डायरेक्ट अप्रोच ना करे, वो इनडायरेक्ट अप्रोच करे, जी। मिसाइल अप्रोच करे, ड्रोन अप्रोच करे, कुछ भी वो हम्म ऐसा कोई हरकत कर सकते हैं। तो हम्म हमारे लिए तो यही काम है कि अभी हमें चौकन्ने रहना है, और जब हम्म तक ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, जी। तो 5 साल तक हमें चैन से नहीं बैठना है, चाहे हमारी मिलिट्री है, चाहे हमारी फोर्स है। जी, जी बिल्कुल। तो चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि एक हमला कहीं भी देश में हो और फिर वो जो मामला था वैसे ही बिगड़ जाएगा और ऐसे में बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना ही होगा। सर हमारी डिफेंस सिस्टम इस पूरे एपिसोड में हाइलाइट बनी, सुर्खियाँ बहुत बटोरी डिफेंस सिस्टम ने क्यों जो लोगों को डर लग रहा था कि पाकिस्तान कोई बम फेंक सकता है, कोई मिसाइल छोड़ सकता है, लेकिन जब अ, S-400 ने काम करना शुरू किया तो सब लोग निश्चिंत हो गए कि वहां से कुछ हमारे यहाँ नहीं आ सकता और हम हमारे डिफेंस क्षेत्र को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। सही बात है आपकी। जो भी प्रोक्योरमेंट हुआ है, देखिए पिछले कुछ सालों में अगर सॉरी, जब से नई गवर्नमेंट आई है, हमने बहुत सारा हमारे देश में डिफेंस इक्विपमेंट्स का रिलेटेड सिस्टम्स का, चाहे वो सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो डायरेक्ट डिफेंस सिस्टम्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट है, गन्स है, हम्म उन सभी चीजों का, ड्रोन है, उन सभी चीजों का इंडिजिनाइजेशन स्टार्ट किया है और हम्म हमारे खुद के देश में उसको डेवलप करना स्टार्ट किया है। या तो हम्म हमने हमारी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, या हमने जो भी कंट्री को इसमें महारत है उनके साथ एक टाई अप करके पूरा उनकी टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में लाके यहाँ पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो हम्म एक टाइम ऐसा था कि भारत जो है वो माना जाता था कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। जी। वो हमारी पूरी जो लश्करी की जो भी चीजें थी, सब लोग किसी न किसी देश के ऊपर निर्भर थी, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, कोई भी हो, हम्म जर्मनी हो, सभी सभी इंग्लैंड हो, सभी देशों से। जी। लेकिन अब ऐसा है कि आज की डेट में भारत रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। खास करके हम्म हमारी मिसाइल्स, हमारा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस देखा, हमारे हेलीकॉप्टर्स जो है, ये सब अभी हम्म हम बाकी कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं और वो लोग हमारे इक्विपमेंट यूज करके अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो जी। सिचुएशन जो है वो दिन दिन काफी बदल रही है। हम अभी हम्म सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं हम्म और यही रीजन है कि अब दुनिया में भारत सब समझने लगे कि हाँ भाई, हिंदुस्तान से पंगा लेना है तो एक बार सोचना पड़ेगा कि उनके पास उनके खुद के सिस्टम से, बहुत एक्यूरेट सिस्टम से, विद इन सेंटीमीटर गैप में वो अटैक कर सकता है। और ये हमने देखा। जी। सपोज एक पर्टिकुलर कोने में किसी टेररिस्ट का घर है तो सिर्फ उस घर को हमने टारगेट किया और आजू बिल्कुल। बाजू के जितने पड़ोस वाले थे किसी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जी जी। तो ये हमारी ताकत बनती जा रही है, यही हमारी टेक्नोलॉजी जो आगे जाके हमको इस फील्ड में सुपीरियर बनाएगा और हम्म पूरे दुनिया में भारत इसमें एक तरीके से अपना नाम रख करके इट विल बी काउंटेड एज वन ऑफ द प्राइम डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूसर। जी, बिल्कुल, मुझे लग रहा है भारतीय सेना और भारत की सरकार इस पर ज़रूर जी तोड़ काम कर रही होगी क्योंकि आने वाला वक़्त कुछ भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो तनाव है ही, चीन के साथ भी तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे में हर तरीके से भारत सुसज्ज होना चाहेगा, भारतीय सेना सुसज्ज होना चाहेगी। लेकिन सर भारतीय सेना को समय-समय पर एडवांस संसाधन उपलब्ध कराना, ये भी भारत की सरकार की, भारत के लोगों की ज़िम्मेदारी है। ये किस तरह से पूरी होनी चाहिए कि उन्हें जो चाहिए, जब चाहिए, उस वक़्त उन्हें मिलना चाहिए? क्योंकि पिछले दिनों ही ये एक बात उठी थी कि हम बहुत सारी डील साइन तो कर लेते हैं लेकिन चीज़ें पहुँचने में काफ़ी देर हो जाती है। देखिए कैसा होता है कि टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। हुँ, आज कोई चीज जो है वो बहुत अच्छी है, पता चला कि 6 महीने बाद वो पुरानी हो गई। आप खुद देख लीजिए हुँ, कि जिस हिसाब से फॉर एग्जांपल मोबाइल लेते हैं हम, हमने आज एक हुँ, मोबाइल लिया, पता चला 4 दिन बाद वही मोबाइल पुराना हो गया, उसी जगह हमें कोई दूसरा मोबाइल मार्केट में आ गया है। तो ये जी। चीजें कंटिन्यूअस हमारे साथ होती जा रही है, वही रीजन है टेक्नोलॉजी के साथ में भी है। तो हुँ, जब हम हुँ, कोई डील फाइनल करते हैं तो अब ये इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एक जहाज हुँ, बनाना, एक सबमरीन बनानी या एक तोप हुँ, बनानी कोई इजी नहीं हुँ, है, उसको बनाने में टाइम लगता है। जी। तो हम ये चाहते हैं कि हम सबसे लेटेस्ट वाली चीज लें ताकि जब तक वो हमारे पास पहुंच जाए हम उसको यूज कर सके काफी दिनों तक, क्योंकि ये हुँ, कुछ हुँ, छोटे मोटा टाइम नहीं है कि भाई हमने आधा 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, सालों साल चीजें हैं। जी। तो इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोक्योरमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, पर इसमें दोनों तरीके से दोनों साइड से इसमें चेंजेस आते रहते हैं। हो सकता है हमने किसी जहाज का ऑर्डर किया, उस जहाज की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो वो कंट्री हुँ, हमें ऑफर देती है कि सर अभी हुँ, हमने इस जहाज में इतने मॉडिफिकेशन किए कि आपको ये चाहिए। ओके। तो बहुत सारी चीजें होती है, पूरा एक पैनल काम करता है एक्सपर्ट का, वो डिसाइड करता है, तो थोड़ा सा हुँ, टाइम लगता है, मैं जी। मानता हूँ। लेकिन जब से
सैड स्टार्ट हुआ है, इन सब चीजों में काफी एग्रेशन आ चुका है, टाइम काफी हद तक रिड्यूस किया गया है, एंड दैट इज द रीजन कि हाँ है, कभी कभी देरी हो जाती है, क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो वेदर वी शुड पे दैट अमाउंट एंड वेदर दैट टेक्नोलॉजी इज यूजफुल टू अस और नॉट, ये दो चीजों के ऊपर काफी डिस्कशन, काफी मनोमंथन करना पड़ता है। तो पीरियड ऑफ टाइम इसमें इंप्रूवमेंट है, और आज की डेट में मुझे लग रहा है हमारे पास वर्ल्ड की सबसे जो टॉप टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हर एक सेक्टर में, लेट इट बी नेवी, एयरफोर्स और स्पेस और ड्रोन्स और व्हाटएवर, उन सभी चीज में हम करीब उस लेवल को हम छू चुके हैं। जी, बिल्कुल। तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय सेना सज्ज है। सर, नंबर ऑफ मैन पावर, ये भी कभी-कभी भारतीय सेना के साथ मसला उठता रहा है कि मैन पावर की कमी है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो भारतीय सेना को मैन पावर की जो कमी खल रही है, क्या वो भी हमें आने वाले दिनों में उनको जैसा चाहिए, जैसा जितना मैन पावर चाहिए उतना उपलब्ध कराना होगा, ताकि देश की सेना और चौकसी से हमारी रक्षा कर सके? जहां तक मैन पावर का सवाल है, आई थिंक वी आर वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, तो मैन पावर हमारे पास सफिशिएंट है, परंतु हमारी बाउंड्रीज इतनी बड़ी है, चाहे वो लैंड हो चाहे सी हो, तो उसको कभी कभी मैनेज मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है कि हमें ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, और जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट ने उस चीज को टैकल करने के लिए अग्निवीर स्कीम स्टार्ट करी है, जिसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए हम इनपुट्स लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनकी सर्विसेज का हम लाभ लेके हमारे देश को और मजबूत बना रहे हैं। हाँ, परमानेंट जितने हो जाएंगे उतने ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये जब कोई चीज आपको कम ड्यूरेशन के लिए मिलती है तो आपके लिए उसकी उतनी वैल्यू नहीं हो जाती है, जबकि आप पूरे जिंदगी भर अगर उसके साथ जुड़े रहेंगे तो फर्क पड़ जाता है उसमें। जी। तो हमारे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय गवर्नमेंट इजराइल की जो सिस्टम है उसके ऊपर इसमें सोच रही है कि हर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो है वो मिलिट्री ट्रेन होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमारे देश की सुरक्षा में इसमें कोई कमी ना आए। तो ये भी कारण है कि हम छोटे छोटे स्मॉलर ड्यूरेशन में लोगों को एनरोल कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनकी सेवा की सर्विसेज ले रहे हैं और देन आगे उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मैन पावर शॉर्टेज अगर है तो डेफिनेटली वो तो फुलफिल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, और हमारे देश के जवान तो हमेशा देश के लिए ना ही जवान, हर एक नागरिक, चाहे वो मर्द है औरत है, डजंट मैटर। आप अगर आप एक कॉल करें कि भाई देश होते, तो आप देखिए कि कितने कितने लोग आ जाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। तो मैन पावर गोइंग टू बी एन इशू फॉर। जी। सर, एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, भारत के नागरिकों को हमें कैसे तैयार करना होगा? अगर इस तरीके के संघर्ष की स्थिति आगे भी पैदा होती है, तो इस बार जो युद्ध की स्थिति थी, वो हमारे लिए काफ़ी नई थी। इवन इस जनरेशन ने तो वो 1971 वाला एरा भी नहीं देखा है। तो अब भारतीय नागरिकों को इस तरह के तनाव से, क्योंकि विदेश में बहुत बार देखा गया है कि ये सारी चीज़ों के लिए सिटिज़न्स को भी ट्रेन किया जाता है। हमारे यहाँ भी इस तरीके की सिविल डिफेंस वाली सिस्टम लागू करने की कितनी ज़रूरत आपको लग रही है? मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। हमने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो करे, उस ड्रिल में लोगों को तैयार किया गया छोटे-छोटे सेगमेंट्स में। ऑफ कोर्स वो बहुत लिमिटेड सेक्टर में था। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, पर इसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस, उनको एक इंस्ट्रक्शंस इश्यू किए गए हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग बहुत कैजुअल हैं। चीज़ों को बहुत जल्दी हिंदुस्तान भूल जाता है। जी। तो इन चीज़ों को सिखाने के लिए अगर बचपन से कोई चीज़ सिखाई जाएगी, देखिए बहुत लोग कहते हैं भाई रास्ते में कचरा मत डालो, मत डालो। लेकिन हम कहीं न कहीं वो मौका मिलते ही गंदा कर देते हैं। और यही तो विदेश में जाते हैं तो अरे भाई कितना अच्छा है, लोग ये फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक से शुरू करने की ज़रूरत है। जी। बचपन से अगर सबको ये चीज़ सिखाई जा रही है तो इसका बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा, और आई थिंक इसकी शुरुआत हो चुकी है स्कूलों में, कॉलेजों में, आइदर थ्रू एनसीसी और एनएसएस। इसकी शुरुआत हो चुकी है स्कूल के बच्चों के थ्रू, और बाकी जो हमारी एजेंसीज है जिनके थ्रू हम ये काम करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं। जैसे मैं स्वयं बहुत सारी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाता हूँ, तो उनको बताता हूँ कि भी हमें बहुत छोटी-छोटी जो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, और उन चीजों को करते हुए हम एक अच्छा सा डिसिप्लिन्ड स्टेट, सिटी और कंट्री तैयार कर सकते हैं। और यही हमें आगे जाके देखना है, ये जरूरी है, ये करना है, और हम अवश्य करेंगे इसको। जी, बिल्कुल। जैसे और इसमें आई थिंक मीडिया हैज अ वेरी ग्रेटर रोल टू प्ले, द वे आप लोग काम कर रहे हैं, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर में नॉट ऑल, हर एक चैनल है, चाहे वो नेशनल है या रीजनल चैनल है,
सब लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग किया है, देश का मोरल हमेशा अपर रखा है और एक जो सही चीज़ है वही लोगों तक पहुँचाई है। तो ये बहुत ज़रूरी है और ऐसा ही करने से हम आगे इसमें काम कर पाएँगे। जी, बिल्कुल। तो जैसे आशीष जी ने बताया कि बच्चों को हम बचपन से अगर सिखाएँगे, जैसे बच्चों को हमने सिखाया कि स्वच्छता अभियान अंतर्गत कि कचरा नहीं फैलाना, तो बच्चे सीख गए हैं अब कि रास्ते में कचरा नहीं फेंकना है। बड़े अभी भी नहीं सीखे हैं, लेकिन बच्चे बड़ों को भी सिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर सिविल डिफेंस की जो ट्रेनिंग है, हम बच्चों को बचपन से देंगे, तो आने वाले सालों में अगर इस तरह का कोई भी तनाव भारत के साथ कोई भी देश पैदा करता है, तो निपटना आसान होगा। चलिए आशीष जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद आपसे मिलकर, धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का। वैसे व्यूअर्स को हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि हम यहाँ उन सवालों के जवाब लेकर आते हैं जो आपके मन में उठते हैं, जो एक आम जनमानस में उठते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा होगा भारतीय सेना में, ऑपरेशन सिंदूर आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये सारे सवाल हमने एक्सपर्ट के ज़रिए इनके जवाब आप तक पहुँचाए हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी बातें जानना और समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा।
ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV.
है और सब भाई लोग हैं। तो आपके लिए मतलब एक रोजगार भी है, यहाँ पर आप भजिए बनाते हैं। रोजगार हम किस सज़ा में आप अंदर गए? मर्डर में पछतावा होता है कि क्यों किया? पहुँचा नहीं पछतावा तो होता है। तो यहाँ पर मतलब क्या सीखने को मिलता है आपको? फिर यहाँ अंदर आके बहुत सारे सीखने गए, ये काम में साहब को मेहरबानी का हमको वहाँ बाहर रखा है। जो मर्डर है वो ऐसे एकदम गुस्से में हो गया आपसे? नहीं ऐसा नहीं होता है, कोई क्या आमने सामने बोला चाली होती है, समय संजोग होकर लेकर होती है, कोई जानबूझकर नहीं करते। मतलब हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। तो फिर क्या कहेंगे कि गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं वो नहीं करना चाहिए गुस्सा कभी।
मंडल में आया था। आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं? फर्नीचर ना और वगैरह काम करता तो आप मतलब जेल के बाहर क्या काम करते थे? निगरानी में काम करते हैं और सुबह से हम इनको निकाल देते हैं यहाँ से काम करने के लिए। ये कैदी भी उनका रिकॉर्ड अच्छा ही होता है, जो कि 7 साल के ऊपर सज़ा काट चुके होते हैं बिना कोई जेल के अंदर रूल्स तोड़े बिना। तो हम वो रिकॉर्ड के आधार पे तो निकालते हैं कि और उनके बिहेव के आधार पे, और ये यहाँ पे काम सीख सके और रोजगारी उनको मिले, ये ऐसे हम इनको यहाँ पे निकालते हैं। हर महीने तनख्वाह दी जाती है? जी, हर महीने मतलब एक दिन में जो कुशल टाइगर होते हैं उनको 170 रुपये मिलते हैं, अर्ध कुशल का 140 रुपये, और जो ट्रेनी होते हैं उनको 110 रुपये सरकार के नियमानुसार हम देते हैं उनको। और यहाँ पर कितने कैदी काम करते हैं? यहाँ पर सेल रूम पर 17-18 कैदी हो गया और बाकी के अंदर काम करते हैं। और क्या क्राइटेरिया है इन कैदियों का? बाहर पार्टी कैदी के लिए कम से कम उन्होंने 7 साल की सज़ा कन्विक्ट प्रिजन में काटी होनी चाहिए उनको, और छुट्टी पे 2-3 बार फरलो पेरोल पे गए होने चाहिए और रेगुलर वापस आए हो, और उनको कोई जेल शिक्षा ना हो और बाहर जाके उन्होंने कुछ कायदा और व्यवस्था को तोड़ा नहीं हो, उस बेस पर हम निकालते हैं। और यहाँ की लोकल नहीं होना चाहिए वो। जैसा कि ये कैदी यहाँ पर काम करते हैं तो इनमें कोई परिवर्तन या बदलाव नज़र आता है? जी, हमें तो बहुत परिवर्तन नज़र आते हैं, क्योंकि वो अंदर बैठे बैठे पूरा उनका मन में वो पॉजिटिव विचार आते हैं। जो यहाँ पे बाहर वो काम करते रहेंगे तो उनका माइंड भी फ्रेश रहेगा और उनकी सज़ा भी कट जाएंगे और उनका टाइम भी चला जाएगा, और वो आम जनता से भी नॉर्मली मिलाप करते रहेंगे तो उनको भी अच्छा फील होगा कि हम भी कुछ आम जन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और वो क्या यहाँ पे आम जनता में भी एक अच्छी इमेज पड़े उनकी, और छूटने के बाद वो आम जिंदगी में आसानी से जी सके। आप और हम अक्सर ये सोचते होंगे कि जेल की दीवारों के पीछे क्या होता होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उन दीवारों के पीछे भी धड़कते हैं दिल, जो शायद कभी गलती कर चुके हैं लेकिन अब अपनी मेहनत से उस हर गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और आज VNM TV के माध्यम से ये कहानी आप तक लेकर आने का बस एक ही उद्देश्य है कि भले ही आपने अपने अतीत में चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करी हो, लेकिन ज़िंदगी उसे सुधारने का एक मौका ज़रूर देती है। और आज इन कैदियों ने भी हमें यही सिखाया है कि हर इंसान में सुधार की चिंगारी होती है,
बस ज़रूरत है उस पर भरोसा करने की, क्योंकि एक मौका किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और इस बात में बिल्कुल शक नहीं है कि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ है सरकार के इस संवेदनशील इनिशिएटिव का, जो कैदियों को सिर्फ सज़ा नहीं देता बल्कि उन्हें समाज में एक बार फिर लौटने का सम्मानजनक रास्ता भी देता है, काम देकर, हुनर देकर और पहचान देकर। तो अगर आप भी वडोदरा में रहते हैं तो एक बार जेल भजिया हाउस में ज़रूर आए, और जब भी आप जेल भजिया हाउस की भजिया को टेस्ट करें तो सिर्फ स्वाद को महसूस ना करें, बल्कि इन कैदियों की मेहनत और उनके बदलाव की आग को भी महसूस करें। और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए देखते रहिए VNM TV। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सदियों से विवादों के घेरे में है। नायक या खलनायक, भक्त या अभिमानी, स्वर्ण नगरी का राजा रावण हो या चाणक्य की राजनीति, हर किरदार की एक ऐसी कहानी जो अब तक अधूरी है।
आइए चरित्र में जाने इतिहास और धर्म के इन विवादित किरदारों के अनकहे पहलुओं के बारे में। चरित्र, जहां कहानियां नायक और खलनायक से परे है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चरित्र के एक और एपिसोड में। और आज चरित्र के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुगल बादशाह की जिनका नाम आज भी बहुत गर्व से भी लिया जाता है, लेकिन कई सारी कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ में जुड़ी हैं। क्यों जुड़ी हैं और क्या है असलियत, चलिए आज चरित्र के इस एपिसोड में जानते हैं। अकबर, जिन्हें अकबर महान कहा जाता है, मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। वे बाबर के पोते और हुमायूं के पुत्र थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली और अपने साहस, दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व से भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में गिने जाने लगे। अकबर केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने में भी माहिर थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया। उन्होंने दिन इलाही नामक एक नए धार्मिक विचारधारा की शुरुआत की, जो सभी धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाकर बनाई गई थी। अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई, जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए, जमींदारी व्यवस्था को सुधारा और एक मजबूत नौकरशाही बनाई। उनके दरबार में बिरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे नवरत्न शामिल थे। 1605 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका विचार, उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और उनकी नीतियां आज भी उन्हें एक महान शासक बनाती हैं। लेकिन क्या यही थी अकबर की सच्चाई, या ये सारी कहानियां एक छलावा है? चलिए जानते हैं आज के चरित्र के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर की, इतिहास के एक ऐसे मुगल बादशाह जिन्होंने भारत पर काफी लंबे समय तक शासन किया। उन्हें ना सिर्फ एक अच्छे बादशाह के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि एक सेक्युलर राजा के तौर पर भी याद किया जाता है। उनके कई ऐसे किस्से जो आज भी हमारी कई कहानियों से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा अकबर बिरबल की कहानी, अकबर और जोधा की कहानी, ये सारी कहानियां हमने किसी ना किसी रूप में सुनी या तो देखी है ही। कई सारी फिल्में हैं अकबर और जोधा के ऊपर, कई सारी ऐसी बातें भी आए दिन सामने आती हैं जिससे हमारे जहन में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसी के चलते आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अकबर की जिंदगी पर, और अकबर कौन था और क्या वो एक अच्छा राजा था? क्या सच में अकबर महान था या अकबर शैतान था? आज चरित्र में बात करेंगे अकबर के बारे में। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी हमारे इतिहास के जानकार सत्येंद्र सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैडम। तो जैसा मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दिया अकबर के बारे में, लेकिन क्योंकि आज के आप हमारे एक्सपर्ट हैं और आपने क्या पढ़ा है अकबर के बारे में, क्या जाना है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, अकबर समकालीन तीसरा मुगल शासक था, पूरा मुगल एम्पायर की बात करेंगे हम तो। और अकबर ने जो शासन व्यवस्था स्थापित की थी वो सिर्फ जीतने नहीं आया था, वो हिंदुस्तान को जीतने नहीं आया था, वो हिंदुस्तान पे शासन करने आया था। जो उसकी पूरी आप शासन व्यवस्था को हम देखेंगे तो यही समझ में आता है कि वो सिर्फ लैंड जीतने नहीं आया था, वो लोगों के ऊपर एक राज करने आया था, वो साम्राज्य विस्तार करने आया था अपना। अकबर का जन्म युद्ध के बीच हुआ था। अच्छा। राजपुताने में हुआ था, तो उसके ऊपर युद्ध की बहुत गहरी छाप पड़ी हुई थी और लगभग अकबर ने आधा जीवन अपना युद्ध में ही बिता दिया था। अच्छा। राजाओं को जीतना। स्टार्टिंग में अकबर बहुत क्रूर था, सामने किसी का हत्या कर देना, किसी का कत्ल कर देना उसके लिए आम बात थी। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो अकबरनामा में भी कई जगह लिखा हुआ है, ये चीज़ें आती हैं पढ़ने में, कि अकबर ने अपने दरबारी को छत से नीचे फेंक कर मार डाला था। अकबर एक बार अपने दरबार में एक शाम को अपने छत पे गया, वहाँ कोई सेवक नहीं था, सिर्फ एक मसाल जलाने वाला था जो भी सो रहा था। अकबर ने उसको धक्का दे के नीचे गिरा दिया। सब चीज़ें अकबरनामा में लिखा गया है, लेकिन एक थोड़े समय के लिए था। अकबर को जब रियलाइज़ हुआ अपनी चीज़ों को लेकर के, तब पूरे की पूरी तरह से वो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो एक शासक, अच्छे शासक के रूप में स्थापित हुआ अकबर।
अकबर के बारे में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनके बारे में कई सारी अच्छी बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन आज के दौर में कई सारे ऐसे सवाल भी हैं जो उठते ही हैं हमारे जहन में। कई सारी कंट्रोवर्सीज, ऐसा कहा जाता है कि अकबर एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर भी रहे हैं इतिहास के, तो आपकी नज़र में आप इस पर क्या कहेंगे सर? अकबर के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ जुड़ी हुई थी पहले से ही। सबसे पहले कंट्रोवर्सी तो उसके साथ में ये जुड़ी हुई थी कि जो उनके रक्षक थे, जब उन्होंने 13 साल की उम्र में शासन संभाला तो उनके ऊपर उनके एक नियंत्रक थे, बैरम खान साहब। तो बैरम खान साहब अकबर से ज़्यादा क्रूर थे। अच्छा। जब उन्होंने उनको नियंत्रित किया अकबर को, और करीबन 5 से 6 साल वो उनके नियंत्रण में ही थे अकबर। कोई भी युद्ध लड़ना हुआ तो बैरम खान लड़ते थे, किसी से वार्ता करनी हुई तो बैरम खान जाते थे वार्ता करने। तो बैरम खान का उनके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव था। और बैरम खान का जो अंत हुआ, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग क्या, जब अकबरनामा में लिखा ही है कि अकबर ने बैरम खान के सामने विकल्प रखे थे, तो उन्होंने तीसरा विकल्प चूज़ किया था कि मैं हज पे चला जाऊंगा। अच्छा। अब हज पे गए, वहाँ पे उनके पुराने दुश्मन थे, उन लोगों ने बैरम खान को मार दिया रास्ते में। अब इसको लेके बहुत कंट्रोवर्शियल, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ें लिखते हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि अकबर ने उनको मरवा दिया, कुछ लोग लिखते हैं कि उनके अपने दुश्मनों ने उनको मार दिया। तो ये हर इतिहास में अलग अलग लिखा गया है। अच्छा। इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, क्योंकि अब बैरम खान उनके बहुत प्रिय थे, तो लगता नहीं कि अकबर उनको मरवाएंगे। तो ज़्यादातर इतिहासकार इस पे ही एकमत है कि उनके बैरम खान के दुश्मनों ने उनको रास्ते में मारा। ओके। तो और भी तमाम कंट्रोवर्शियल हैं उनके जीवन में, जैसे कि उनकी जो धाय माँ थी, उनके पुत्र को मारना। मालवा के युद्ध के बाद जब उसने पूरा खजाना अपने पास रख लिया, अकबर को नहीं बताया, अकबर बड़ा क्रोधित हुआ, जबकि उसके धाय माँ का सगा पुत्र था वो। अच्छा। तो उसको जाके उसने मारा। उसी के गम में उनकी धाय माँ की भी डेथ हुई, पुत्र के गम में। तो ये सब तमाम कंट्रोवर्शियल हैं उनके साथ, अकबर के साथ जुड़ी हुई हैं शासन व्यवस्था में। अच्छा। कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हैं और ये आप भी जानते हैं। बहुत ऐसे सवाल जो आगे हम चर्चा में लाने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जिस मुद्दे पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, हर जगह पर एक ही सवाल कि क्या अकबर सच में महान था या ये बस एक ऐसी छवि थी जो लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश की गई जो शायद कामयाब भी हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या अकबर सच में महान था? देखिए, अकबर ने बहुत कुछ प्रजा के हित में फैसले लिए। हम अगर अकबर के खंडकाल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका स्टार्टिंग का पार्ट, इसमें सिर्फ उसने लड़ाइयाँ लड़ी और लड़वाई। दूसरा पार्ट, जब उसको रियलाइज़ हुआ कि हमको प्रशासन करना है, तो सेकेंड पार्ट ही अकबर को महान बनाता है। जहाँ उसने बहुत सारे ऐसे सुधार किए जो मुगलों से उस समय की जनता विश्वास ही, मतलब कि जो मुगलों से उस समय की जनता उम्मीद ही नहीं करती थी, वैसे वैसे उसने सुधार किए। जैसे कि 1562 में दास प्रथा का अंत करना। पहले दास प्रथा थी कि जीते हुए जितने भी सैनिक होते थे युद्ध में, सबको दास बना दिया जाता था। अच्छा। तो उसको इसने ख़त्म किया। इसने उसके बाद तीर्थ यात्रा कर ख़त्म किया। उसके बाद उसने जजिया कर ख़त्म किया। जजिया कर तो ऐसा कर था कि हिंदुओं को देना पड़ता था अपने तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए। हाँ। तो ये सब समाप्त करना और एक बंदोबस्तकारी जो लागू करना था उनका, अकबर का, तो यही सब चीज़ें अकबर को एक अच्छा शासक और महान बनाती हैं। बेसिकली अकबर को महान ये सारी चीज़ें बनाती हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हमने जब भी अकबर की कहानी सुनी तो वहाँ पर एक नाम उनके साथ में ज़रूर जुड़ता हुआ नज़र आया, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो एक फेमस सीरियल जोधा अकबर हो। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है। अकबर और जोधा, ये नाम ऐसे हैं जो आज भी बहुत ही शान के साथ में लिए जाते हैं, और साथ ही साथ एक सेक्युलरिज्म की जब बात होती है तो वहाँ पर भी जोधा अकबर का नाम ज़रूर आता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जोधा अकबर की जो कहानी थी, क्या कहानी थी ये? देखिए, अगर हम जोधा अकबर की बात करें तो हमने बहुत सारी इतिहासकारों की किताबें पढ़ी, लेकिन कहीं पे भी ये नाम नहीं आया। अच्छा। जोधा बाई का नाम कहीं पे नहीं मिलता है।
उनके खुद के जीवनी में तो नहीं ही मिलता है। उनके पुत्र के सलीम के जीवनी जो सलीम ने लिखा था उसमें भी उनका नहीं मिलता है जिक्र। तो यह एक कल्पना है। हाँ, अकबर जब राजपूताने की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि राजपूताने को पूर्ण रूप से जीतना संभव नहीं है। तो उसने वहाँ पे एक दिमाग ये लगाया कि उसने 2 रास्ते अपनाए। एक तो आप स्वेच्छा से मेरा प्रभुसत्ता आप स्वीकार कर लीजिए, और एक विवाह के द्वारा उसको संबंध को बनाइए और आप अपने शासन पे राज करिए। दूसरा कि अगर आप नहीं करते हैं तो हम आपसे युद्ध करेंगे। इसी के रिगार्डिंग उस समय उसने राजपूताने के राजा भारमल जी की पुत्री के साथ चौथा विवाह किया था। अच्छा। उनका नाम हीर कंवर कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं हरकाबाई पाया जाता है, लेकिन जोधाबाई नहीं पाया जाता। अच्छा। हाँ, लेकिन उनका प्रभाव बहुत रहा है अकबर के जीवन में। हरकाबाई का प्रभाव ऐसा रहा कि वो एक पहली उनकी रानी थी जिनको अकबर ने मुस्लिम नहीं बनाया, मतलब उनका धर्मांतरण नहीं कराया। उनको उसके राजमहल में सब कुछ हिंदू रीति रिवाज को मनाने की खुली छूट दे रखी थी, हर त्यौहार मनाती थी। तो उसके बाद एक ये भी कहा जाता है कि अकबर का कुछ साल का शासन जो था वो स्त्री शासन था। मतलब उनका जो 4-5 साल का शासन था वो स्त्रियों के प्रभाव में था। अच्छा। उसमें 2 स्त्रियों का नाम फेमस उसमें पाया जाता है। एक तो उनकी धाया माँ और दूसरा हरकाबाई का। इन दोनों का शासन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, 4-5 साल तक रहा कि मतलब इन्हीं की अकबर सुनता ही था। कहीं कहीं इतिहासकारों ने इसको पेटीकोट शासन व्यवस्था भी बताया हुआ है। इसीलिए तो ये अकबर की पॉलिसी थी कि या तो आप हमसे शादी कर लीजिए, करा दीजिए अपने घर वालों की, अपने पुत्री वगैरह की, तो हम ठीक है आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे और आपका शासन जो है आपके पास रहेगा। तो इसी सब को लेकर के कल्पनाएं हैं। उन कल्पनाओं में अकबर और जोधाबाई का नाम आता है। अच्छा। हकीकत में बिल्कुल नहीं है। तो जितनी भी किताबें हम पढ़ते हैं या जितनी भी अकबर के बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं और जितना हमने एक अपना थॉट बना लिया है कई मूवीज़ को देखकर कि जोधा अकबर की कहानी सबसे प्यारी कहानी है, सबसे फेमस लव स्टोरी है, लेकिन वो चीज़ें हमें जब हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलती हैं तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जिन सवालों का जवाब पाने की कोशिश तो हमने की लेकिन हमें भी वो जवाब नहीं मिल सके क्योंकि जिक्र ही नहीं है कहीं पर भी। और इसी बात को लेकर एक और सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसा आपने कहा कि उनकी 300 पत्नियां भी थी। इतनी सारी बीवियां होने के बावजूद ऐसा कहा जाता है कि जोधाबाई उनकी बहुत ही प्रिय पत्नी थी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे और फिर भी उनका जिक्र किसी किताब में नहीं मिलता है। ये बात तो है ही। इसके साथ ही साथ उन पर एक वुमनाइजर का टैग भी लगा हुआ है। इसको आप किस तरह से दर्शाएंगे? हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि जो इनका वुमनाइजर का टैग लगा हुआ है वो इसी से लगा हुआ है कि अकबर के जीवन के ऊपर एक बैरम खान और एक उनकी धाया माँ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। आप समझ लीजिए कि जब अकबर 13 साल की उम्र में राजा बने तो एक वो बैरम खान के सुनते थे, दूसरा अपनी धाया माँ के सुनते थे। तो जो उनकी धाया माँ कह देती थी वही फाइनल होता था। तो उसी कालखंड को पेटीकोट शासन व्यवस्था के तौर पे इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय अकबर की कुछ चलती ही नहीं थी। अकबर अगर दरबार में भी थे, अगर कोई निर्णय भी था तो जो धाया माँ ने बोल दिया वो फाइनल हो गया। धाया माँ का असर जब खत्म हुआ तो हरकाबाई का असर शुरू हुआ धीरे धीरे उनके ऊपर। इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, हीरा मुखौटी की किताब है जिन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि अकबर के ऊपर हिंदू रीति रिवाजों का इतना असर था कि उसने गौमांस खाना बंद किया, उसने उपवास रखना चालू किया, उसने अपनी दाढ़ी कटा दी। और दाढ़ी कटाने की बात तो अकबर के पुत्र ने भी अपने किताब में लिखा हुआ है। अच्छा। कि मेरे पिता की आंखें विशाल थी, भौहें बड़े थे, चौड़ा सीना था, उनकी आवाज़ बहुत भारी थी, उनकी हल्की मूछें थी, दाढ़ी उन्होंने कटवा दी थी। तो ये सब चीज़ें उस जो आपने बोला ना कि स्त्रियों का प्रभाव जो अकबर के ऊपर पड़ा था वो उन्हीं का सब एक रिजल्ट था। तो ये इन स्त्रियों का मतलब प्रभाव था, वो सच में सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते थे या ये कोई रणनीति थी? अकबर पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। अकबर ने बचपन से युद्धों में अपना पूरा जीवन आधा जीवन बिताया, तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए।
और उनको ज़्यादा उनको घुड़सवारी तलवारबाजी उतने युद्ध में वो पारंगत थे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं, बट उनको ये जानना था कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक अपने उस जमाने का सबसे बड़ा लाइब्रेरी की स्थापना कराई। इतिहासकारों ने लिखा है कि 24,000 पुस्तकें थी उसमें और सब धर्म से रिलेटेड पुस्तकें थी। हफ्ते में एक बार वहाँ वो जाते थे, तमाम धर्म गुरुओं को बुलाते थे और उनसे उन किताबों में जो लिखा है वो सुनते थे, सिर्फ पढ़ तो पाते नहीं थे, सिर्फ सुनते थे कि भाई इस किताब में क्या लिखा हुआ है, इस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो वो सुन करके अकबर एक निर्णय पे पहुँचते थे कि जो लिखा है किताबों में क्या वो सही है या वो गलत है। तो उसके हिसाब से अकबर ने अपने निर्णय लेने शुरू किए। एक मजे की बात बताऊं आपको, 1579 में अकबर ने एक नियम बनाया। उस नियम का नाम था मजहर की घोषणा। अच्छा, क्या था? मजहर की घोषणा में ये था कि अकबर सारे धर्म गुरुओं को दरबार में करते थे आमंत्रित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी थे, उनसे किसी भी टॉपिक पे वो डिबेट करवाते थे। अच्छा। एक टॉपिक दिया, उस पर आप सब लोग डिबेट करिए अपने अपने तरह से। अब होता क्या था उस समय कि डिबेट में सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में, अपने अपने चीज़ों के बारे में बढ़ा चढ़ा के ही बोलेंगे लोग। तो कभी कभी क्या होता था कि किसी निर्णय पे लोग पहुंच नहीं पाते थे। अकबर पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद उसके अंदर इतनी गहरी समझ थी इन चीज़ों की कि उसने एक नियम बनाया मजहर की घोषणा कि आप लोगों के डिबेट के बाद अगर आप लोग किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं तो जो राजा बोलेगा वही फाइनल रिजल्ट होगा। उसी को बोलते हैं मजहर की घोषणा नियम। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से अकबर इतना ज़्यादा चीज़ों को समझते थे कि वो इन चीज़ों तक पहुंच पाते थे। शायद यही वजह थी कि इतने लंबे समय तक उन्होंने भारत पर शासन किया और आज भी उनका नाम, जो मैंने आगे भी कहा, कि बहुत गर्व के साथ में लिया जाता है। अकबर और बिरबल की भी कुछ ऐसी कहानियां जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जैसा इन्होंने कहा कि अकबर जो अपने फैसले लेते थे, एक वक्त ऐसा आया जब उनके आसपास की जो महिलाएं हैं वो जो फैसला लेती थी वो उन फैसलों को मानते थे। वहीं अकबर और बिरबल की भी कहानियां कुछ ऐसा ही बयां करती हैं। अकबर और बिरबल की कहानियां क्यों इतनी फेमस हैं? कौन था बिरबल? देखिए, अकबर और बीरबल की कहानियाँ जो हम लोग को दिखाया जाता है मूवीज़ में, सीरियल्स में, जो या फिर जो सुनाया जाता है, वो मोस्ट ऑफ उसमें से एक मानव परिकल्पना ही है। अच्छा। बीरबल ज्ञानी पुरुष थे, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीरबल एक योद्धा भी थे। बीरबल हर एक संवेदनशील मुद्दों पे अकबर को एडवाइस करते थे और बहुत करीब थे। किसी भी चीज़ों को लेकर अकबर उनसे अक्सर मंत्रणा करते थे और इसलिए अकबर और बीरबल की कहानियाँ फेमस हैं। हालांकि ऐसी किसी कहानी का जिक्र किसी इतिहासकार ने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे नहीं किया है। और आप देखें तो बीरबल की जो डेथ हुई वो भी युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते हुई थी। हाँ। तो ये बीरबल को एक दिखाता है कि वो एक सैनिक थे, उस तरह से भी थे। वो नॉट ए दरबारी नहीं थे सिर्फ, कि जैसे हंसी मजाक के परफेक्शन में बीरबल को, अकबर को दर्शाया गया है, हमारे टीवी सीरियल्स में लोगों को तक पहुंचाया गया है। बट बीरबल एक कुशल योद्धा थे और उनकी मृत्यु भी युद्ध काल में ही लड़ते लड़ते ही हुई थी। ओके। मतलब जो चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि बिरबल अकबर के बहुत खास थे, ये बात सच है? वो तो बिल्कुल सच है क्योंकि वो 9 रत्नों में से एक थे। हाँ। तो जो 9 रत्न अकबर ने बनाए थे उसमें से बीरबल एक थे, मतलब वो खास तो थे ही उनके। जी। लेकिन मतलब जैसे हमें कहानियों में ऐसा बताया जाता था स्टार्टिंग में, मतलब जब छोटे थे हम सभी को याद रहता है कि कई कार्टून चैनल्स पर कार्टून भी दिखाए जाते थे, कई ऐसे सीरियल्स भी बने हैं जिसमें ऐसा दर्शाया गया है कि अकबर जब भी किसी फैसले को लेकर अगर अटक जाते थे, उन्हें नहीं समझ आता था कि क्या करना है, तो वो अक्सर बिरबल को वो परेशानी पास कर देते थे कि आप किसी भी तरह से इसका हल निकालिए। तो बहुत चतुराई से बिरबल उसका हल निकालते थे। ये सारी चीज़ें नहीं देखिए, इतिहास में इनसे कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये कहा ना कि मानव परिकल्पना है। कैसे लोगों ने हरकाबाई को जोधाबाई तक लेकर खड़ा कर दिया, तो वैसे ही एक मानव परिकल्पना है और मानव परिकल्पना का कोई अंत नहीं है। वो कुछ भी कहीं भी आप उसको ला सकते हैं। और ठीक है, मनोरंजन के हिसाब से, कहने के हिसाब से बेस्ट है तो चल रहा है वो चीज़ें, लेकिन रिसर्च में कहीं ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। तो देखा आपने कि हम अक्सर जिन चीज़ों को सच मान लेते हैं, किसी की बायोग्राफी देखकर या किसी की ऐतिहासिक कहानी सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से सच होगा। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम
जब इतिहास में झांक कर देख रहे हैं तो वहाँ हमें बहुत ही लिमिटेड जिक्र मिल रहा है, उस तरह की चीज़ें नहीं दर्शाई गई हैं जैसी हमारे सामने आई हैं। बस इसी पर्पस के साथ में इस चरित्र सेगमेंट को हमने शुरू किया है, जहाँ पर हम आप तक सही जानकारी ऑथेंटिक तरीके से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जानकारी सच में इतिहास में लिखी गई है। आजकल आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे या कहीं पर वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर इतने सारे थॉट्स, इतने सारे इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके दिमाग को और भी ज़्यादा चकरा कर रख देंगे। तो यही जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं चरित्र सेगमेंट के जरिए। अब एक सवाल जो सबसे ज़्यादा उठकर आता है कि अकबर ने हिंदुओं के लिए ऐसा क्या किया कि उन्हें सेक्युलर राजा के तौर पर, सेक्युलर बादशाह के तौर पर जाना जाता था। इसके बारे में सर आप हमें जानकारी दीजिए। अकबर ने एक नहीं बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिसके लिए हिंदू कम्युनिटी उसके करीब आई। अच्छा। अकबर ने अपने दरबार में बहुत सारे हिंदुओं को, इसलिए नहीं कि उनके परिवार में कोई उसके शादी में किसी के साथ उनकी शादी हुई थी, उनकी योग्यता के आधार पर उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े पद दे रखे थे। उनके मुख्य जो बंदोबस्त में थे, सबसे पहला नाम आता है टोडरमल जी का। ओके। टोडरमल जी के कारण ही अकबर की रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई थी। टोडरमल ने एक 10 साल बंदोबस्त चलाया था। अब 10 साल बंदोबस्त क्या था कि 10 साल तक किसानों के खेतों में क्या उपज हुई उसका एक एवरेज निकाल करके 1/3 टैक्स देना। ओके। उस समय की बहुत बड़ी बात थी ये, इसको लागू करना। उन्होंने लागू किया जिससे अकबर के खजाने में अत्यधिक वृद्धि हुई। अकबर के ही शासनकाल में उनके दरबारों में तानसेन थे, प्रसिद्ध गायक संगीतकार थे तानसेन, सबको पता है चीज़ें। अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए। हालांकि कोई उनसे संपर्क नहीं था अकबर से और इन लोगों से, बट ओवरऑल जो आप एक वातावरण देखिए तो अकबर के उदारवादी चरित्र के कारण ही कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी रचनाएं करने का, अपने चीज़ों को लिपिबद्ध करने का या फिर उसको प्रसारित करने का एक मौका मिला। अगर वो खुदा न खास्ता औरंगजेब के शासनकाल में कोई रहा होता तो ये नहीं हुआ होता। इतना जो है हिंदुओं के साथ लगाव नहीं था औरंगजेब का, तो शायद उस समय ये चीज़ें नहीं होती। तो इस तरह से जजिया कर को समाप्त करना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था हिंदुओं को अपने करीब लाने के लिए, और आए अकबर के शासनकाल में ये लोग साथ में आए अकबर के, तो इसलिए अकबर को ये सब चीज़ें उसको महान बनाता है। तो ये थी अकबर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप तक हमने पहुंचाई हैं। हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इनमें से कुछ ऐसी बात है जो आपने पहले नहीं सुनी लेकिन आपको इस एपिसोड के ज़रिए पता चली है। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे ताकि हर किसी के पास में एक सही जानकारी पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और सही जानकारियाँ उन तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर एक बार लौटेंगे चरित्र के एक और एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV।